जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस न्यू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं आज से इसके झा सर का समान ज्ञान प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में स्टार्ट कर रहा हूं और यह वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 होने वाला है, साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस सेट को किस प्रकार से मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपके सामने मैं क्वेश्चंस को पेश करूंगा और हर एक क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड का समय होगा और समय बीतने के बाद मैं आंसर बताऊंगा और आंसर बताने के बाद हर एक क्वेश्चंस का फुल्ली डिस्कशन मैं करने वाला हूं। फुल्ली डिस्कशन यानी कि एक पॉइंट से जितना लिंकेड पॉइंट होगा सारे पॉइंट को मैं डिस्कस में करने वाला हूं। दोस्तों, मैं जिस प्रकार से मैं यहाँ पे डिस्कशन में दूंगा ना, ऐसा डिस्कशन आपको इस बुक में भी आपको नहीं मिलने वाला। तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ इस सेट को कंप्लीट करिएगा और आप अपने माइंड में इसी पॉइंट को रखिएगा कि एक क्वेश्चन से जितना पॉइंट हैं लिंकेड सारे पॉइंट को समझना है भाई, अच्छी प्रकार से। तो चलिए इसी के साथ इस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर अपने सारे दोस्तों में जरूर करिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री। दोस्त, हमारे चैनल पर आपको एक भी रुपया पे नहीं करना होता है किसी भी बुक के PDF के लिए। तो बिल्कुल फ्री आपको PDF मिलने वाला है टेलीग्राम पर। और आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो सेट स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है यह, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखिए यहाँ पे कहा गया है, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ आपको निकालना है कि इस इमेज में बल का जो मान है वह नीचे की ओर क्या होगा। तो यह होगा C10 न्यूटन। अब भाई कैसे, तो देखो यहाँ पर ऐसे, यहां पर कहा गया है कि फोर्स फाइंड करना है नीचे की तरफ। मान लो कि यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो वेट है 2 kg है। तो भाई नीचे की ओर इस वस्तु का फोर्स क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। देखिए यहां पर मास दिया गया है और यहां पर G का मान दिया गया है और यहां पर एंगल दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स निकालने के लिए एक बहुत बेसिक फार्मूला होता है, mg साइन थीटा। भाई सबको पता होना चाहिए, दिमाग में डाल लो क्या होता है फार्मूला, mg साइन थीटा। देखिए यहाँ पर m दिया गया है 2 और g का मान दिया गया है 10 और देखिए साइन थीटा, तो साइन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30। तो ये हो गया 2 गुना 10 और देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2। कट के हट्टा तो यहाँ पे 5 आकर सट्टा, 5 में 2 से गुना, ये 10 हो गया, 10 न्यूटन। तो इस प्रकार से नीचे की तरफ जो फोर्स होगा इस वस्तु का वह 10 न्यूटन होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। समय स्टार्ट हो गया आपका, बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। आपको फाइंड करना है कि जो इमेज है और जो ध्रुव है उसके बीच के डिस्टेंस क्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2f के बराबर। अब भाई कैसे, तो देखो दोस्त यहां पर ऐसे, यहां पर बात हुआ है अवतल दर्पण का। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा अवतल दर्पण है और यह इसका प्रधान अक्ष हो गया, यह इसका पोल हो गया और यह फोकस दूरी हो गई और यह हो गया इसका वक्रता त्रिज्या। इसको कहा जाता है C से, लेकिन इसको
2f से भी इसको लिखा जाता है। अब भाई कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है 2f होता है, तो इसलिए आप इसे 2f भी कह सकते हैं या इसे c भी कह सकते हैं। अब देखना यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है वक्रता त्रिज्या पर। तो जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या पर रखा जाता है तो उसका इमेज जो बनता है वह वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। देखिए ये क्या बन गया, यह इमेज बन गया, और यह क्या है, यह वस्तु है। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो भाई एकदम क्लियर है, डिस्टेंस क्या होगा, 2f, कहां से, पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच का डिस्टेंस हो गया 2f। उत्तर मिल गया C। लेकिन एक पॉइंट और, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि इस इमेज का नेचर कैसा हुआ, तो इमेज का जो नेचर है वह तो वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो वह छोटा होगा। सॉरी, देखिए यहां पर जो इमेज होगा वह तो वस्तु के इक्वल यहां पे होता है, ठीक है ना। मतलब जितना साइज वस्तु का है उतना ही साइज यहाँ पर इमेज का भी होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, वास्तविक के उल्टा और वस्तु के बराबर। स्पष्ट। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, एक केस में वस्तु का इमेज काल्पनिक बनता है, लेकिन इसके अलावा हर एक केस में वस्तु का जो इमेज होता है वह वास्तविक ही बनता है। जब वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा होगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो वह सीधा होगा। तो भाई काल्पनिक कब बनता है अवतल दर्पण में, तो एक केस होता है जब वस्तु पोल और फोकस दूरी के बीच में हो, तो वैसी कंडीशन में अवतल दर्पण पर जो इमेज बनता है वह काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा फैक्ट हो गया। एक पॉइंट और फैक्ट यहाँ पे जान लो, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वह नेगेटिव होता है, और इसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होता है। क्लियर। तो ये पूरा फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये हुआ, समय स्टार्ट। अब देखिए यहां पर प्रश्न है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न क्या है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर। अब भाई कैसे, तो देखो यहां पर ऐसे, यहां पर कहा गया है आकाश का रंग नीला। देखो यही से हमें एक सॉन्ग याद पड़ गया, नीली नीली आँखिया से मार दे लो। अब आगे ना झगड़ा हो जाए। अब देखना यहां पर नीली नीली आँखिया से मार दे लो। देखो उसका आंख क्या था, नीला था, और उस नीली आंख से इतना इफेक्ट हुआ कि सबको मार दिया। मतलब यहाँ पे इफेक्ट का बात हो रहा है दोस्त, यानी कि यहाँ पे नीली नीली आँखिया से क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। तो इसी लॉजिक से आपको समझना है कि आकाश का रंग नीला मतलब नीली नीली आँखिया, यानी कि प्रकीर्णन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अब कुछ फैक्ट यहाँ पे देखो। अब यहां से एक भी पॉइंट में और मैं निकाल देता हूं, रेड और यहां पर बैगनी रंग। प्रश्न पूछता है कि किस रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है और किस रंग का कम होता है। तो देखिए यहां पर बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन भी होता है, उसके बाद आवृत्ति भी होता है और विचलन भी होता है। लेकिन बाद बाकी मतलब हर एक रंग का ये सारा कम होता है। इसके अपोजिट रेड का क्या होगा, तो इसका वेवलेंथ अधिक होता है और इसका चाल भी अधिक होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नंबर 4, समय स्टार्ट। यहां पे देखिए
किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? प्रश्न में पूछा गया है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आंसर होगा इसका बी, ठोस। अब भाई कैसे? तो देखो यहां पर ऐसे, यहां पर बात हुआ है ध्वनि का। ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य वेव है। यह कैसा वेव है? तो तरंग दैर्ध्य यह वेव होता है, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो इसीलिए जो ध्वनि है वह देखो, वह तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। लेकिन सबसे अधिक जो गमन करती हैं वह है ठोस में करती हैं। क्लियर? अब भाई ठोस में क्या, एग्जाम्पल तौर पे सबसे अधिक तो इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात होता है। और सबसे कम किस में? तो वह निर्वात होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और इसका उत्तर बोलिए। समय स्टार्ट हो गया है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? आपको बताना है कि कौन सा जो युक्ति है वह सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है। इसका आंसर होगा डी, गैल्वेनोमीटर। अब भाई कैसे? तो देखो यहां पे ऐसे, देखिए किसी भी परिपथ में ना 10⁻⁻6 तक के एम्पियर विद्युत धारा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी परिपथ में 10⁻⁻6 एम्पियर तक के विद्युत धारा का पता करना है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन 10⁻⁻6 एम्पियर से अधिक यदि पता करना है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए यूज करते हैं ए मीटर का। किसका? ए मीटर का। क्लियर हो गया है? तो भाई ए मीटर का यूज क्या होता है? विद्युत धारा के मापन के लिए ही, लेकिन 10⁻⁻6 एम्पियर से अधिक के लिए, लेकिन इससे कम के लिए गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए एक पॉइंट यहां से और पूछता है कि एम्पियर को किस श्रेणी में ऐड किया जाता है। देखिए ए मीटर को ना, ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में इसको ऐड किया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? यह विभवांतर का मापन करता है। तो इसका मतलब इसको जो ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं समांतर श्रेणी में। इसको किससे ऐड करते हैं? समांतर श्रेणी में, लेकिन ए मीटर को श्रेणी क्रम में। क्लियर हो गया होगा? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नंबर 6 और आपका समय स्टार्ट होता है। आप बताइए। यहां पे प्रश्न है 257 सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? आपको बताना है कि 257 सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है। इसका उत्तर होगा ए, गैसीय। अब भाई कैसे? देखो यहां पर हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि जो जल होता है वह 100 सेंटीग्रेड तक जब तापमान उसका बढ़ाते हैं तो भाई वहां पर वह खौलने लगता है बहुत तेजी से। लेकिन 100 सेंटीग्रेड से वह जैसे ही आगे बढ़ता है तापमान, तो जल क्या होता है? लिक्विड अवस्था से वह गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होने लगता है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तापमान कितना दिया गया है? 257। तो भाई 257 में जल क्या होगा? गैसीय फॉर्म में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देखिएगा। यहां पर बात हो रहा है जल की भौतिकी स्थिति, तो 100 से अधिक में गैसीय होगा। क्लियर? अब भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब इससे कम क्या होता है? इससे कम हुआ लिक्विड फॉर्म में होता है।
और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह ठोस अवस्था में हो जाता है। अब ये पॉइंट हो गया स्पष्ट। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे होता है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यह एकदम एग्जाम में छपता है, समझो छपेगा ही। पूछता है कि किस तापमान पर जल का आयतन महत्तम होता है और किस तापमान पर जल का आयतन निम्नतम होता है और डेंसिटी महत्तम न्यूनतम, ये पूछता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, एकदम ध्यान से इसको मैं कर दूं कन्फर्म। यहाँ पे दोस्त समय लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं हर एक प्रश्न से जितना फैक्ट हैं सारे फैक्ट को मैं आपके सामने में डिस्कस करूं, ताकि एक प्रश्न से सारे प्रश्न स्पष्ट हो जाए। देखिए यह हमारा जल हल ही है, यह वॉल्यूम हो गया और यह टेम्परेचर हो गया। देखिए इसका जो ग्राफ यहाँ पे बनता है वह इस प्रकार से बनता है। टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि जो जल का जो आयतन है ना, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटेगा। देखिए यहाँ पे घट रहा है ना, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होगा वह न्यूनतम हो जाएगा और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो 4 डिग्री से आगे क्या होगा, ये बढ़ेगा और 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होगा, ये घटेगा और 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। क्लियर हो गया हो। अब इसके अपोजिट यहाँ पे देखना, यहाँ पर डेंसिटी हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यह हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जो डेंसिटी होता है वह डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए यहाँ पे महत्तम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ेगा और 4 डिग्री पर महत्तम होगा। लेकिन 4 डिग्री से आगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे घटेगा। तो ये आयतन का क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तो इस कंसेप्ट को भाई आपको दिमाग में ऐड रखना है कि जो जल का आयतन होता है 4 डिग्री पर न्यूनतम और डेंसिटी 4 डिग्री पर महत्तम होता है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 7 नंबर। बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। देखिए ये भाई कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यहाँ पे क्षेत्रफल। बोला गया है दबाव में कमी, यानी कि दाब में कमी। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। और हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो दाब होता है क्षेत्रफल का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन बल का समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, और जब दाब घटेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर कहा गया है दबाव में कमी, तो कहाँ में वृद्धि हुई हो, कहाँ में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 8 नंबर। समय स्टार्ट होता है आपका अब। बताइए यहाँ पे प्रश्न कहा गया है कि आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। अब भाई कैसे होगा ये उत्तर, समझना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे समझो आसुत जल क्या होता है। देखिए आसुत जल डिस्टिल वाटर होता है। अब भाई यह एक प्रकार का ऐसा वाटर होता है जिसका यूज मेडिसिन में करते हैं, ठीक है ना, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यह मेडिसिन में यूज होने वाला वाटर है।
यहां पर बात हो रहा है आसुत जल। आ मतलब आसवन विधि। इस जल को आसवन विधि के द्वारा शुद्ध करके बनाया गया है। मतलब जो सिंपल जल होता है उस जल को आसवन विधि के द्वारा जिस प्रकार का जल बनाया गया उसी को भाई क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं उसको? आसुत जल कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, आसुत जल में जैसे ही मछली जाती है ना तो उसमें एक क्रिया हो जाता है। उस क्रिया का नाम है परासरण। अब देखो परासरण में क्या होता है कि मछली के बॉडी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वह पतला होने लगते हैं। भाई किसके कारण है? आसुत जल के कारण। क्या? तो इसीलिए जो मछली होती है वह मर जाती है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? अति ऊष्माक्षेपी, इसका उत्तर होगा सी, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। अब भाई कैसे? तो देखो यहां पर ऐसे प्रश्न पूछा गया है, एक अति ऊष्माक्षेपी। अति मतलब क्या? बहुत, और ऊष्माक्षेपी मतलब बहुते ऊष्मा निकाली। कौन सा है जो बहुते ऊष्मा निकाली? देखिए यहां पर सी होगा, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी कि H2SO4 को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो H+ आयन और HO4 आयन में यह टूट जाता है और बहुत अधिक मात्रा में 98 किलो कैलोरी यह ऊष्मा निकालता है। रिएक्शन बनता है इस प्रकार से। ये भी रिएक्शन पूछता है। देखिए यहाँ पर जल को घोलते हैं, इसको इसमें जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? H+ आयन और प्लस H4 आयन बनता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, तो ये बैलेंस हो गया। और देखिए प्लस यहाँ पर ऊष्मा निकलता है, हीट। तो यह है इक्वेशन को भी आप भाई ध्यान में रखना। H2SO4 को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? H+ आयन प्लस H4- आयन, और यहाँ पे बहुत मात्रा में हीट निकलता है। हीट कितना निकलता है? तो 98 किलो कैलोरी। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। समय स्टार्ट आपका हो गया है, बताइए। 10 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। इसका उत्तर होगा आयन। बहुत लोग इलेक्ट्रॉन भी मारने वाले हैं लेकिन ये नहीं होगा। अब भाई काहे नहीं? देखो यहाँ पर दोहरी अपघटन मतलब अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये जल हो गया और जल में हम नमक को घोल देते हैं यानी कि NaCl को, और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रवाहित करते हैं तो NaCl क्या होता है? Na+ आयन और Cl- आयन में यह टूट जाता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया, यानी कि आयन में टूटना। अब भाई आयन में यह कैसे टूटता है? तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम बन जाता है प्लस आयन और क्लोरीन यहाँ पे बन जाता है क्या? माइनस आयन। ठीक है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर क्या आ रहा है दोस्त? इनके ऊपर क्या आ रहा है? आयन आ रहा है। तो देखो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आयन। देखिए अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? मतलब क्या
आदान प्रदान तो इलेक्ट्रॉन किया जाता है, लेकिन क्या आता है, क्या आता है, तो वह आता है आयन, यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पर है, प्रश्न में देखिएगा 11 नंबर, और इसका उत्तर बोलिए। यह प्रश्न है, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। देखो भाई देखो, जब किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो तो आपको हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको ऑप्शन को छांटना है। जैसे मान लो कि हमें इस प्रश्न का उत्तर हमें पता नहीं है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। अब देखना ध्यान से, मैं आता हूं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में क्या है, क्लोरोनीकरण। अब भाई क्लोरीन का यहाँ पे बात हुआ है, सीमेंट में नहीं होता है ना जल में नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ये तो भाई ऑप्शन होगा नहीं, स्पष्ट है। ऑप्शन डी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखना यहां पर सी देखो, सी में क्या है, निस्तापन है। निस्तापन की क्रिया में क्या होता है, जल को निस्तापित करके बाहर लाया जाता है। जैसे हम लोग हैंड पंप से जल को बाहर लाते हैं ना, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तापन की क्रिया। तो भाई ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई यहां पर या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, क्या, लेकिन अब आना ए में। ए में क्या बोला गया है, जलीकरण, जलीकरण, तो यह इसका उत्तर होगा। लेकिन भाई कैसे, देखो यहां पर ऐसे। अब समझना एक एग्जाम्पल के साथ, जब हम लोग जल से नहाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्नानीकरण क्या कहते हैं ना। तो भाई उसी प्रकार से सीमेंट को जब जल से नहलाएंगे ना तो उसको कहा जाता है जलीकरण। क्या बोलते हैं उसको, जलीकरण बोलते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में, जलीकरण क्रिया में 120 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा का निष्कासन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम सीमेंट में जल आप मिलाएंगे तो 120 कैलोरी ऊष्मा निकलेगा। इस पॉइंट को माइंड में डाल लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 12 नंबर, समय स्टार्ट हो गया है, बताइए। यहाँ पे प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब भाई कैसे, तो देखो यहाँ पर ऐसे, लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका केमिकल फार्मूला होता है पीबी नाइट्रेट NO3 हो गया, और इस पर टोपी पहना दो 4 का, तो यह फार्मूला हो गया लेड नाइट्रेट का। देखिए इसको जब हीट करते हैं ना, जब गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है, बिखर जाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। अब इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होने वाला है, क्लियर, और यहाँ पे 4 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पादन किसका हो रहा है, लाल भूरे रंग का। तो देखिए यहाँ पर ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग होता है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नंबर 13, बताइए। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरन। कैसे, देखो यहां पर ऐसे, जो आयरन होता है फेरस Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 55.825 होता है। देखिए जो फेरस है ना, इसका रासायनिक जो प्रतीक होता है उसको लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी कि फेरस का लैटिन भाषा में जो प्रतीक होता है उसको कहा जाता है
फेरम, उसको क्या बोलते हैं? फेरम। देखिए फेरम से क्या लिया गया है? Fe। क्लियर। अब एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि फेरस का कौन कौन से अयस्क होता है, ये हमेशा पूछता है। तो 4 होता है इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया और एक सिडेराइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर नंबर 14। देखिएगा समय आपका स्टार्ट हो गया, बताइए। यहाँ पर है एक इक्वेशन दिया गया है, यह मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, तो यह बना रहा है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताना है कि उपयुक्त अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब भाई देखो ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसमें क्या हो रहा है? संयोजन इसमें हो रहा है। अब भाई कैसे? देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है और यह ऑक्सीजन है, यह दोनों एक दूसरे पर चहक जा रहा है। देखो यहाँ पे चहक गया है ना, मतलब इसमें क्या हो गया? ये संयोजन हो गया। ओके, तो ऑप्शन ए होगा। देखो अपघटन इसमें नहीं होता है, अपघटन में क्या होता है? उस पर आयन आ जाता है, तो ये नहीं होगा। विस्थापन में अलगाव, ये भी नहीं होगा। दोहरी विस्थापन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नंबर 15, बताइएगा। यह प्रश्न है कि डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। आपको बताना है कि इस ऑप्शन में दिया गया कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, बहुत ही निम्न होता है। तो यह होगा गैलियम, Ga। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह जो गैलियम होता है, गैलियम का गलनांक 29.76 सेंटीग्रेड होता है। ये हमेशा पूछता है कि गैलियम का गलनांक कितना होता है, तो 29.76 सेंटीग्रेड। गैलियम एक प्रकार का चमकीला और मुलायम धातु है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नंबर 16, समय स्टार्ट हो गया है। यह प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक अम्ल है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। अब भाई कैसे? देखो यहाँ पर ऐसे, कार्बनिक अम्ल का मतलब हुआ कि वैसा अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद है। देखिए सिट्रिक जो अम्ल होता है इसमें कार्बन मौजूद होता है। एक NTPC में प्रश्न पूछा गया था कि सिट्रिक अम्ल में कितना कार्बन होता है। बहुत बच्चे इस प्रश्न को मिस किए होंगे, बहुत बच्चे। देखिए सिट्रिक अम्ल जो होता है एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? ट्राई है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 कार्बन होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिट्रिक अम्ल में क्या होता है? 3 कार्बन होता है। क्लियर हो गया है? तो सिट्रिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, इस सब में सिट्रिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए इसके अलावा ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, यह तीनों एक प्रकार का अकार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नंबर 17, बताइएगा। देखिए यह प्रश्न है कि अल्कोहल में क्या होता है। अल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी। अब भाई कैसे? तो देखो यहाँ पर ऐसे, अल्कोहल कहा जाता है इथेनॉल को, इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। अब भाई इसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न 18 नंबर बताइएगा। यह प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम VVI, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है।
उत्तर होगा इस ऑप्शन के अनुसार बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई कैसे? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन होती हैं, इसको आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है, एकदम गांठ बांध लो। एक होता है CO2, एक होता है मीथेन CH4, एक N2O और ETC, इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यह तीन जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग घटना के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब देखिएगा इससे लिंक्ड एक और पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग के घटना को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था। उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? देखिए एक समझौता हुआ था 1997 ईस्वी में। इस समझौतों को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। और यह जो प्रोटोकॉल है क्योटो शहर जो जापान में पड़ता है वहां पर हुआ था। डेट कब? 1997। इससे लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इसको कहा जाता है हिंदी में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 19 नंबर, बताइएगा, इजी प्रश्न है। प्रश्न है कि जाइलम का क्या कार्य होता है? तो देखिए यहाँ पर जा से जाइलम हो गया और जा से जल हो गया, यानी कि ऑप्शन ए जल संवहन। यह एक प्रकार का चालन उत्तक है। हमेशा पूछता है कि जाइलम किस प्रकार का उत्तक है, तो चालन उत्तक है। जाइलम का एक भाई है, उसका नाम है फोलियम, ठीक है ना। देखो फ से फूड और फ से फोलियम, तो यहाँ पर ये फूड को यह क्या करता है? संवहन करता है। यह भी एक चालन उत्तक होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, बताइए। यह प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा होता है? तो एक होता है CO2 और एक होता है सूर्य का प्रकाश और एक पानी और एक क्लोरोफिल होता है। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर। आपका समय स्टार्ट हो गया है, बताइएगा। यह प्रश्न है पोलियो और चेचक रोग होता है, मतलब जो पोलियो है और जो चेचक है यह किस रोग से होता है, मतलब यह किसके कारण होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। ये तो यह होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ये वायरस के संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइएगा। यह प्रश्न है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा भी होता है, कमजोरी भी होती है और वजन में कमी होता है। आप खा के एकदम फूल जाएंगे और अंदर से खोखा हो जाएंगे, यानी कि मोटापा भी होगा जी, कमजोरी भी होगा और वजन में कमी भी होगा। ऑप्शन डी जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर बात हुआ है वसा। वसा, वसा किसका बना होता है यह हमेशा पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का बना होता है। और एक प्रश्न और पूछता है कि वसा में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो वसीय अम्ल हमेशा। एक पॉइंट और, 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा में, समझ जाओ बाबू। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर। समय आपका स्टार्ट है। देखिए प्रश्न है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली लाइसोसोम, ऑप्शन डी। अब भाई कैसे? अब देखना यहाँ पर कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकीय अंग होती हैं और वह कोशिकीय अंग में से कुछ ऐसी अंग होती हैं जो हमारे पाचन
क्रिया में सहायक होती है, मतलब वह हेल्प करती है, मतलब फूड को पचाती हैं। अब देखिए उसी में से एक लंट होता है, उस लंट का नाम है लाइसोसोम। वह देख रेख करता है कि यह कोशिकीय अंग कौन कौन अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब वह लाइसोसोम गाइडलाइंस देता है कि तुमको यह काम करना है, तुमको यह काम करना है, तुमको वह काम करना है। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि कोई कोशिकीय अंग पाचन की क्रिया में हेल्प नहीं करती है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको पकड़ कर उसको मुआ देता है। जब उसको मुआ देता है तो उसको अपने अंदर खाकर उसको पचा लेता है। जब पचा लेता है तो भाई उसी को क्या कहते हैं, पाचन थैली। यानी कि लाइसोसोम का नाम क्या है, पाचन थैली, या इसी को कहा जाता है आत्मघात के थैली। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। अगला प्रश्न है 24 नंबर, समय स्टार्ट हो गया है। यह प्रश्न है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, इजी प्रश्न है। ऑस्टियोसाइट अस्थि में ऑप्शन ए इसका होगा। देखिए जो अस्थि होता है यह हमेशा पूछता है कि अस्थि किस प्रकार का उत्तक होता है, तो यह है एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, एलोसोम होते हैं, समय स्टार्ट आपका। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एलोसोम होते हैं। एलोसोम एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है, ऑप्शन डी होगा। अब भाई कैसे, भाई देखना इसको ध्यान से। यहाँ पर बात हुआ है एलोसोम का, लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए मानव में जो गुणसूत्र होता है वह 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 होता है। मेल में कितना, 46, फीमेल में कितना, 46। मेल में कितना होता है, 46 होता है। अब भाई किस प्रकार से, 44 प्लस XY, और फीमेल में 44 प्लस XX होता है ना। देखिए इसको कहा जाता है 44 को देखो इसको कहा जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम बोलते हैं इसको, और इसको भी क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। लेकिन XY और ये XX, यह जो क्रोमोसोम होते हैं इसको कहा जाता है एलोसोम। और यही क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे लिंग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि XY XX क्या होता है, एलोसोम होता है, अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है या सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं दोस्त। और आप लोग बताइए कि आपका इस सेट में कितना नंबर आया, 25 में कितना आया, जल्दी से भाई कमेंट ठोक दो। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में। और दोस्तों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो, इस फैमिली से जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।